वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के आवधिक परीक्षा 2 को सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर है ये कक्षा छठी का है और विषय रहेगा हमारा हिंदी। बच्चों, इसमें जो टोटल अंक है वो 40 रहेंगे, पूर्णांक जो है 40 है और कुल समय हमारा रहेगा 1 घंटा 30 मिनट। यहाँ कुछ सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं। क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के उत्तर क्रम से लिखें और प्रश्नों के उत्तर लिखते समय क्रम संख्या सही लिखें। जैसे 1, 2, 3 पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न है, उसी क्रम में लिखते जाएं ताकि जो है आप पेपर जो चेक करेगा उसको अच्छे से समझ आ जाए। कुछ ये निर्देश दिए गए हैं। देखते हैं इस पेपर में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। खंड क में दिया गया है अपठित अवबोध, मतलब कि यहाँ पर आपको गद्यांश और पद्यांश मिलेंगे, वो भी अनसीन। तो वो हमने जो है सोल्व करने हैं, उन पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। पहला प्रश्न है, नीचे जो अनुच्छेद दिया गया है उसको पढ़कर, ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 अंक का यह प्रश्न है। क्या लिखा गया है देखते हैं एक बार। वीरता की अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि आप वीरता को जिसे एक्सप्रेशन करना है, उसको दिखाना है, वीरता को दिखाना है, एक्सप्रेस करना है, तो उसके बहुत सारे यहाँ तरीके बताए गए हैं कि वीरता की जो अभिव्यक्ति है कई प्रकार से होती है। कभी भी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने, खून बहाने या तलवार तोप के रूस नहीं है बच्चे, रूप के सामने जान गंवाने में होती है। तो कभी जीवन के गूढ़ ही तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर दानवीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार से अंतः प्रेरणा है। यहाँ ये बताया गया है बच्चों पैसेज में कि वीरता की अभिव्यक्ति कई तरीके से हो सकती है। जैसे लड़ने मरने में कोई लड़कर देश के लिए अपनी जान गंवाकर वीरता का परिचय देता है। कोई देश के लिए खून बहाकर अपनी वीरता दिखाता है। कई बारी लोग जो है तीर, तलवार, तोप से लड़के अपनी जान गंवा के भी वीरता का परिचय देते हैं। तो कई बारी लोग जो है जीवन के कुछ गूढ़ सच्चाई को जानने, सत्य की खोज में बुद्ध जैसे लोग जो है घर छोड़कर चले गए। वो भी एक प्रकार की वीरता थी। वीरता जो है हमेशा अंतः प्रेरणा होती है। अंतः प्रेरणा का मतलब होता है कि हमारे अंदर से आवाज आती है और उसी से हम प्रेरित होते हैं, तब जाकर हमें वीरता प्राप्त होती है। जब कभी इसका विकास हुआ, तभी एक नया कमाल नजर आया। एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का ही एक विशेष रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई, तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन दर्शन करते ही सब लोग चकित रह गए। मतलब जब भी वीरता का जो समय आया, ठीक है, लोगों के अंदर वीरता की भावना आई, देश के रहने वाले जनता के मन में अपने देश के प्रति वीरता का भाव पैदा हुआ, तो वो हमेशा एक नई उमंग, एक नया रूप लेकर आती है और उस वीरता को देखकर समस्त लोग जो है हैरान रह जाते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है पैसेज में। अब यहाँ प्रश्न, पहला प्रश्न क्या दिया गया है देखते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर बच्चों वीरता की जो अभिव्यक्ति के जो साधन हैं वो कई तरीके के बताए गए हैं। जैसे लड़ने मरने को, खून बहाने को, तलवार और जो है तोप के रूप में अपनी जान गंवाना, कई बारी जो है बुद्ध की तरह से, ठीक है, सत्य की तलाश में जो है घर छोड़कर चले जाना, ये सब वीरता के प्रमाण है। तो हम यहाँ इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ पर कि वीरता की अभिव्यक्ति, वीरता की जो अभिव्यक्ति है वो जो है लड़ने मरने, लड़ने मरने, खून बहाने या, और क्या लिखा है, जान गंवाने, जान गंवाने
और सत्य की खोज करने से होती है। करने से होती है। तो ये था इसका उत्तर कि वीरता के प्रकार बताने थे। वीरता की अभिव्यक्ति के लिए हम देश के लिए लड़ मर मिट सकते हैं, दुश्मन देश का खून बहाकर, अपनी जान गंवाकर, या कई बार इस जीवन के सत्य की खोज करने का जो तरीका होता है, ये सब अभिव्यक्ति के माध्यम होते हैं। पता चलता है वीरता के बारे में। बुद्ध ने किस क्षेत्र में वीरता प्राप्त की? तो बुद्ध ने जो है गूढ़ तत्वों और सत्य की खोज के क्षेत्र में। तो ये उत्तर होगा इसका, जीवन के गूढ़ तत्वों और सत्य की खोज के क्षेत्र में, ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वीरता अंतः प्रेरणा से कैसे आती है? वीरता जो है हमारे अंदर से ही कैसे प्रकट होती है? हमारे आंतरिक मन से, वो बताना है। तो इसके लिए लिखेंगे हम, वीरता मन के भीतर से मिलने वाली प्रेरणा से आती है। ठीक है बच्चों, वीरता अंतः प्रेरणा से कैसे आती है? मन के भीतर से मिलने वाली प्रेरणा से आती है, जो आगे भी हम ऐड कर सकते हैं, जो व्यक्ति को जो जो व्यक्ति को कुछ नया करने जो व्यक्ति को कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये इसका सही उत्तर होगा। जो हमारे अंदर से प्रेरणा आती है, वही व्यक्ति को कुछ नया करने की प्रेरणा देती है। अगला प्रश्न है, वीरता से हर और नयापन कैसे आता है? अब यहाँ बताया गया था कि वीरता जो होती है, वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का ही एक विशेष रूप है। ठीक है, तो कुछ लक्षण बताए हैं। वीरता जो है, वीरता से संसार में नयापन या नया रंग, नई बहार और क्या होता है, नई शक्ति आती है, जिससे हर और नयापन आता है। ये हो जाएगा, जिससे हर और नयापन आता है। ये हम उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है कि गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो गद्यांश का उचित शीर्षक हम ये लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें वीरता के कई रूपों के बारे में बात की गई है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, विविधता का स्वरूप, या फिर हम एक और लिख सकते हैं, वीरता के विभिन्न रूप। ये दोनों हम यहाँ पर उचित शीर्षक लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न 2 ये कहता है कि निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। हमने यहाँ जो काव्यांश दिया गया है या कवितांश दिया गया है, उसको ध्यान से पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखते हैं काव्यांश क्या है। लिखा है, ओ वसुधा के रहने वालों, रहो सदा प्यार से। वसुधा का मतलब होता है बच्चों धरती, जमीन। कि ए धरती के वासियों, इस धरती पे रहने वालों, रहो सदा प्यार से,
नाम अलग है देश देश के, पर वसुंधरा एक है। वसुंधरा भी किसको बोलते हैं? धरती को ही बोलते हैं। कवि कह रहा है कि ए धरती पर रहने वाले धरतीवासियों, आप इस धरती पर प्यार प्रेम से रहो, आपस में लड़ो झगड़ो मत। क्योंकि हमारे देशों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये पूरी धरती तो एक ही है। फल फूलों के रूप अलग, पर भूमि उर्वरा एक है। उर्वरा का मतलब होता है बच्चों उपजाऊ, फर्टाइल, फर्टाइल। ठीक है। धरा बाट कर हृदय न बांटो, दूर रहो संहार से। संहार मतलब होता है बच्चों विनाश। कवि कह रहा है कि ठीक है, आपने इस धरा को बांट दिया, धरा भी धरती को बोलते हैं, धरती को आपने बांट दिया, देश देश के नाम अलग कर दिया आप लोगों ने, ठीक है, लेकिन हृदय न बांटो, लोगों के दिल को न तोड़ो, दिलों को मत बांटो, और ना ही एक दूसरे का संहार करो। कभी न सोचो तुम अनाथ, एकाकी या निष्प्राण रे, बूंद बूंद करती है मिलकर सागर का निर्माण रे। लहर लहर देती संदेश यह, दूर क्षितिज के पार रे। धर्म वही है जो करता है मानव का उद्धार रे। कवि कह रहा है कि एक एक बूंद को मिलने से ही सागर का निर्माण होता है, और सागर की लहरें यह संदेश देती हैं कि दूर पार से क्या, कि धर्म वही होता है जो मानव का उद्धार करे, न कि मानव को मानव से बर्बाद करवाए। धर्म का जो काम है वो लोगों की बर्बादी नहीं, बल्कि लोगों का उद्धार करना है, भला करना है धर्म का काम। बच्चों आगे क्या लिखा है कि धर्म नहीं वह जो कि डाल दे दिल में दरार रे। बच्चों अब देखो यहाँ क्या लिखा है, धर्म के बारे में बताया गया है कि धर्म कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो लोगों के दिल में दरार पैदा करते, लोगों के दिल में एक दूसरे धर्म के प्रति नफरत पैदा करते, ऐसा धर्म नहीं होता है बच्चों। धर्म का काम होता है दिलों को जोड़ना, लोगों के मनों में प्रेम भाव पैदा करना धर्म का काम होता है। धर्म हमें सिखाता है एक दूसरे का सत्कार करना। करो न दूषित आंगन मन का नफरत की दीवार से। ये सब बातें इसमें बताई गई। अब प्रश्न देख लेते हैं, धरती पुकार कर क्या कह रही है। अब धरती पुकार कर क्या कह रही है बच्चों, ये लिखा है कि धरती पुकार कर तो यही कह रही है कि सभी आपस में मिलजुल कर रहो। ठीक है, यहाँ ये बताया गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, धरती पुकार कर यह कह रही है क्या, कि आपस में मिलजुल कर रहो। ये है। अब है धरती को बांटने के बाद अब मनुष्य किसे बांटने का प्रयास कर रहा है। यहाँ लिखा है धरती बांट दी, अब हृदय न बांटो। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। अब मनुष्य अब मनुष्य लोगों के दिलों को, हृदय का मतलब होता है बच्चों दिलों को बांटने का प्रयास कर रहा है। अगला प्रश्न है बेटा, सच्चा धर्म कौन सा है। सच्चा धर्म कौन सा है। अब यहाँ बताया तो है धर्म वही है जो करता है मानव का उद्धार है। तो यहाँ बेटा लिखेंगे हम, सच्चा धर्म वही है जो लोगों का भला करे और एक दूसरे को मिलकर रहना सिखाए, मिलकर रहना सिखाए, वही धर्म सबसे अच्छा है बेटा। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन एकता प्रदर्शित करता है। कौन सा कथन एकता प्रदर्शित करता है, यहाँ पर बताया गया था ऊपर क्या, बूंद बूंद करती है मिलकर सागर का निर्माण रे। तो यही पंक्ति हो जाएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे पंक्ति का नाम, पंक्ति को ही लिखेंगे, बूंद बूंद मिलकर करती है सागर का निर्माण रे। ये जो पंक्ति है ये सागर का
निर्माण। और क्या लिखा है? रे। सागर का निर्माण रे। ये पंक्ति बेटा बताती है कि एकता को प्रदर्शित करना है। अब है, कवि ने किससे दूर रहने का संदेश दिया है? कवि ने तो बेटा दूर रहने का संदेश किससे दिया है? कि ऊपर बताया गया दूर किससे रहना है? यहाँ पर बताया है दूर रहने के लिए संहार से। ठीक है, दूर रहो, विनाश से दूर रहे। इसमें कवि ने, इसमें लिखेंगे बेटा, कवि ने विनाश, ठीक है, विनाश से, विनाश के जगह संहार भी आप लिख सकते हैं, संहार से दूर रहने का संदेश दिया है। तो बेटा इस प्रकार से हमने उत्तर लिखने हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बेटा यहाँ पर खंड ख में व्यवहारिक व्याकरण और सृजनात्मक लेखन से संबंधित ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग के क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्या है। यहाँ लिखा है प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। हार शब्द के दो अर्थ लिखिए। हार में बेटा हम यहाँ लिखेंगे, क्या क्या लिख सकते हैं? क्या क्या लिख सकते हैं हार में? एक तो हो जाएगा हारना, और एक होता है गले का हार। ठीक है, जो हमारी माता पहनती है, मम्मी पहनती है। हार एक हारना, ठीक है, खेल में, किसी भी खेल में हारना, एक गले का हार। आगे है आई, प्रत्यय जोड़कर दो शब्द बनाइए। आई है ना, आई जोड़ना है। तो एक तो बेटा हो जाएगा पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई। एक हो जाएगा लिखाई, एक हो जाएगा हमारा कटाई, एक हो जाएगा बुना, भुनाई, भूनते हैं चीजों को। एक हो जाएगा बुनाई, ठीक है, एक हो जाएगा दवाई। बहुत सारे शब्द आप लिख सकते हैं। आगे है घोड़ा और कमल के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं हमें। घोड़ा के लिखने हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं बेटा घोड़ा। घोड़ा के हो जाएंगे, एक तो होता है संस्कृत भाषा में आपने पढ़ा होगा घोटक, एक होता है अश्व, एक होता है तुरंग। तीन हो गए, घोटक, अश्व, तुरंग। ठीक है, कमल का, कमल के तो बहुत सारे हो सकते हैं। कमल का हो जाएगा बेटा वारिज, वारिज, नीरज, पंकज, जलज, अंबुज, ढेर सारे हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए बेटा। आगे चलते हैं। अंधे की लकड़ी होना और लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी, इसका मतलब होता है बच्चों कि जिस तरीके से कोई भी अंधा आदमी होता है तो उसका सहारा सिर्फ लकड़ी होती है और कोई उसका सहारा नहीं होती है। इसका अर्थ ये होता है कि एकमात्र सहारा, ठीक है, एकमात्र सहारा। ठीक है, जैसे कई बारी एक बहुत ही फेमस नाम आता है श्रवण कुमार। जो श्रवण कुमार था उसके माता पिता अंधे थे, तो श्रवण कुमार ही जो था उनका एक सहारा था, तो हम उसी को लिखते हैं श्रवण कुमार अपने माता पिता, माता पिता की अंधे की लकड़ी था। ठीक है, या फिर नरेश, जो नरेश सुरेश अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी है। आगे है लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना, इसका अर्थ होता है कि बहुत कठिन काम करना, बहुत कठिन काम करना। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं कि बोर्ड की परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में पास होना लोहे के चने चबाना, चबाने के समान है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं।
एक बार फिर से देख लेते हैं। अंधे की लकड़ी होना, अंधे की लकड़ी होना का क्या अर्थ है? एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी था, ठीक है, एकमात्र सहारा था। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन काम करना। बोर्ड की परीक्षा में पास होना लोहे के चने चबाने के समान। देखो, लोहे के चने वैसे चने नहीं है, लोहे के हैं, और लोहे के चने चबाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। और बहुत कठिन काम करना जो है उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। और बोर्ड की परीक्षा में भी पास होना आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है अच्छे अंक लाने के लिए, तो वो लोहे के चने चबाने के समान हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? सत्य, योग्य, दयालु, सम्मान, शब्दों के विलोम लिखने। चलिए लिखते हैं जी। सत्य का विपरीत होता है बच्चों असत्य, योग्य का विपरीत होता है अयोग्य, इसके बाद दयालु का विपरीत होता है निर्दयी, जिसको हम क्रूएल भी बोलते हैं। सम्मान का होता है अपमान, अपमान भी लिख सकते हैं और असम्मान भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे विलोम शब्द। अब आगे क्या दिया गया है उनको देख लेते हैं। प्रश्न 4, प्रश्न 4 में लिखा है अपने मित्र को अपनी बहन के विवाह में आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखना है, या फिर अपने विद्यालय के प्राचार्य को कक्षा कक्ष में कूड़ेदान रखवाने के संबंध में प्रार्थना पत्र लिखना है, दोनों में से कोई एक लिखना है। इसके बाद क्या दिया गया है? प्रश्न 5 है, किसी एक विषय में निबंध लिखिए। 5 अंक का प्रश्न है, होली, गणतंत्र दिवस या फिर पर्यावरण। ये दोनों क्वेश्चन हम बच्चों, इनके उत्तर हमने ऑलरेडी जो है लिख लिए हैं। ये हमने इसलिए किया है ताकि हम समय की बचत कर सके, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो एक बार हम इनको देख लेते हैं दोनों चीजों को, क्या कुछ इसमें कंटेंट लिखा गया है। ये है बच्चों अपना पत्र, जिसमें प्रश्न क्या था हमारा कि अपने मित्र को अपनी बहन के विवाह में आमंत्रित करने हेतु पत्र। ये जो इस तरीके के पत्र जो होते हैं बच्चों, वो होते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र के प्रकार होते हैं, अनौपचारिक पत्र हमने लिखना है। जैसे हम लिख सकते हैं प्रिय मित्र, मित्र लिखेंगे बॉयज, और लड़की लिखेंगी सहेली, प्रिय सहेली। राहुल हमने लड़के का नाम रख दिया है, लड़की का नाम हमने रितिका रखा है। तो इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। प्यार भरी नमस्ते, आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न हो। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बड़ी बहन का विवाह दिनांक 15 जनवरी को होने जा रहा है, आने वाली 15 जनवरी बच्चों ये। इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सादर आमंत्रित करता हूँ, या लड़की है तो वो लिखेगी जो है करती हूँ। विवाह समारोह हमारे घर पर बड़े धूमधाम से होगा। तुम्हारे आने से हमारी खुशी या मेरी खुशी और बढ़ जाएगी। मुझे आशा है तुम अपने माता पिता के साथ अवश्य आओगे। चाचा चाची को भी मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सहेली। अमन, या फिर लड़की अपने नाम के लिए लिख सकती है, जो भी आपका नाम है। मैंने यहाँ पर अमृता लिखा है। अब आगे चलते हैं। यदि आपको इस तरीके का पत्र नहीं लिखना है तो आप फिर प्रधानाचार्य को भी लिख सकते हैं, प्राचार्य को लिखना है। क्या? कक्षा कक्ष में कूड़ेदान रखवाना है, डस्टबिन से संबंधित है ये, डस्टबिन। चलिए लिखेंगे सेवा में प्राचार्य महोदय, यदि प्राचार्य आपकी मैडम है तो आप महोदया लिखेंगे। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, आगे आपका जो स्कूल है कहाँ है, किस शहर में है, वो लिखेंगे। विषय कक्षा कक्ष में कूड़ेदान रखवाने हेतु प्रार्थना पत्र, महोदय या महोदया। सविनय निवेदन यह है कि हमारी कक्षा में पिछले 1 महीने से कूड़ेदान नहीं है, जिसके कारण बच्चे कागज और कचरा इधर-उधर फेंक देते हैं, जिससे कक्षा गंदी हो जाती है। कक्षा कक्ष में गंदगी के कारण दुर्गंध आती है, बदबू आती है, जिससे पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। यदि कक्षा कक्ष में कूड़ेदान रखवा दिया जाए तो सफाई बनी रहेगी और हम पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर पाएंगे। सुचारू का मतलब होता है कि अच्छे तरीके से, ठीक-ठाक तरीके से कर पाएंगे। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है, निवेदन है, हमारी कक्षा में कूड़ेदान रखवाने की कृपा करें। धन्यवाद। भवदीय कक्षा छठी समस्त छात्र छात्राएं। इस तरीके की एप्लीकेशन बच्चों पूरी क्लास की तरफ से जाए तो बहुत अच्छा रहता है। अदरवाइज आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। आगे अब निबंध आ गया बच्चों। निबंध 3 निबंध थे। एक होली के बारे में लिखना था, एक त्योहार है गणतंत्र दिवस। ये हमारा बच्चों जो है
ये जो त्योहार है, ये तो है हमारा होली त्योहार, कौन सा है, धार्मिक त्योहार है ये। और गणतंत्र जो है हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, राष्ट्रीय त्योहार है। इनके बारे में लिखना है। जैसे क्या दिया गया है, होली के बारे में आप बहुत सारी बातें लिख सकते हो। होली भारत का एक प्रमुख त्योहार है, मेरा मनपसंद त्योहार है। ठीक है, यह है बच्चों, पहली बात है कि ये फाल्गुन महीने में आता है। ठीक है, प्रमुख त्योहार है, इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। ठीक है, फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं, बच्चे फिर पिचकारी से रंग उड़ाते हैं, बहुत आनंद लेते हैं। इस दिन मिठाइयाँ बाँटी जाती है, रिश्तेदारों से, मित्रों से मिलते हैं। होली हमें आपसी प्रेम, भाईचारे और खुशी का संदेश देते हैं। होली पर गुजिया विशेष तौर पर से बनाई जाती है। ठीक है? और बाकी बच्चों आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं होली के त्योहार के बारे में, आप किस तरीके से मनाते हैं त्योहार, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से भी इसको ये जो निबंध है बच्चों, ये जस्ट सैंपल है। आप इसमें से भी सहायता ले सकते हैं और जो है आपको अपना जो भी होली के बारे में एक्सपीरियंस है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है? आगे भी चलते हैं, आगे है गणतंत्र दिवस के बारे में है। गणतंत्र दिवस मतलब क्या होता है? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे की बात है ये, रिपब्लिक डे के बारे में बताना है। रिपब्लिक डे हम प्रति वर्ष जो है 26 जनवरी को मनाते हैं। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय त्योहार है, पर्व है। यह वर्ष यह हर वर्ष 26 जनवरी को पूरे देश में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन इस दिन खासकर 26 जनवरी को क्या हुआ था बच्चों? 26 जनवरी को भारत का संविधान देश में लागू हुआ था। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना था। इस दिन देश के राष्ट्रपति राजपथ पर क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर झंडा फहराते हैं राष्ट्रपति, लेकिन स्वतंत्रता दिवस जब मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर इसके विपरीत होता है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला जो है दिल्ली में, वहां पर देश का प्रधानमंत्री झंडा फहराता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दिल्ली में क्या होता है? भव्य परेड निकाली जाती है, झांकियां, विभिन्न राज्यों की झांकियां निकाली जाती है। आपने देखी होगी। ये पूरा कार्यक्रम जो है बच्चों सुबह 6 बजे से ही शुरू हो जाता है, टीवी पर दिखाया जाता है। ठीक है, जिसमें तीनों सेनाएं, झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं। विद्यालयों में भी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। बच्चे देशभक्ति के गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं और भाषण भी देते हैं। शिक्षक हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताते हैं कि हमारे अधिकार क्या-क्या हैं और हमारे कर्तव्य क्या-क्या हैं। जैसे अधिकार आपको पता ही है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है? इस तरीके से है। कर्तव्य हमारे यही हैं कि हमें राष्ट्रीय जो जितने भी चिन्ह हैं, उनका सम्मान करना है। राष्ट्रीय स्मारक हैं, ऐतिहासिक स्थल है, उनका सम्मान करना है। यह दिन हमें अपने देश के प्रति प्रेम करना सिखाता है और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। तो इस तरीके से बच्चों आप कुछ लिख सकते हैं बातें। फिर था पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के बारे में क्या है कि पर्यावरण क्या है? व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट जो है बच्चों, जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ है, वो सभी क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण है। चाहे वो हवा है, चाहे पेड़ है, चाहे वो पानी है, चाहे वो ज़मीन है, ज़मीन पर मिट्टी है, भूमि है, मिट्टी कह लीजिए, भूमि कह लीजिए, एक ही बात है। पर्वत है, नदियाँ हैं, ये सब बच्चों, पशु-पक्षी, मनुष्य, ये सब पर्यावरण का ही हिस्सा है। इसमें हवा, पानी, पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, मनुष्य भी शामिल है। पर्यावरण से ही हमें जीवन मिलता है। आजकल प्रदूषण के कारण पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। यदि पर्यावरण दूषित होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब होगा। इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए और जल, वायु, भूमि को साफ रखना चाहिए। प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो ये भी बच्चों एक सैंपल है, ठीक है? आप इसमें भी और कुछ बातें ऐड कर सकते हैं पर्यावरण के बारे में, कितने प्रकार का प्रदूषण होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या कदम कर उठाएंगे वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, पेड़ लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा, जो पेड़ हैं उनको काटेंगे नहीं। ठीक है, लोगों को प्रेरित करेंगे पेड़ न काटे। ठीक है, हम रैली निकाल सकते हैं, कंपटीशन करा सकते हैं, प्रतियोगिता, नाटक, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, हम कोई भी क्विज करा सकते हैं। ये सब बातें हम पर्यावरण के बारे में लिखेंगे। अब चलते हैं वापिस पेपर पर।
अगले प्रश्न देखते हैं क्या कुछ दिए गए। अब है बच्चों खंड ग पठित अवबोध। ये हमारी जो किताब है मल्हार, अब उसका पोर्शन आ गया है पेपर में। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 अंक का यह प्रश्न है। क्या कुछ दिया गया है वो देख लेते हैं। इस प्रश्न में बच्चों हमें गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश में क्या लिखा गया है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इस पर आधारित जो प्रश्न है उनके उत्तर हम लिखेंगे। देखिए क्या लिखा है कि दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। ये बच्चों आपने पढ़ा ही है, आपकी जो पाठ्य पुस्तक मल्हार है उसमें एक पाठ है परीक्षा, जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा एक कहानी लिखी गई है। ये उसी में से है जिसमें जो सुजान सिंह है उनको जो है एक सुयोग्य दीवान की जरूरत होती है। उन्होंने इश्तिहार या विज्ञापन निकाला अखबार में, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए वहां पर। उन्होंने एक शर्त रखी, यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हष्ट पुष्ट होना बहुत जरूरी है। हष्ट पुष्ट का मतलब होता है बच्चों कि वे स्वस्थ हों, बीमार नहीं हो। स्वस्थ होना उनका जरूरी है, हष्ट पुष्ट हट्टे कट्टे हों वो। मंदाग्नि के मरीज, मंदाग्नि का मतलब होता है बच्चों कि जो कह सकते हैं हम यहाँ कि कमजोर आदमी। मंद अग्नि मतलब कि जिनके जो मंद है अग्नि, वो मरीज वहां पर ना आए। ठीक है, मंद अग्नि के मरीज यहां तक आने की कष्ट न करें। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। राजा ने सारा प्रबंध कर रखा था पहले से ही। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो हो महाशय इस परीक्षा में पूरा उतरेंगे वे इस उचित पद पर सुशोभित होंगे। तो ये पैसेज है। अब प्रश्न देखते हैं क्या है। देवगढ़ में किस बात के लिए विज्ञापन निकला? तो विज्ञापन जो निकला था वो निकला था बच्चों दीवान पद के लिए। दीवान पद के लिए पहले का उत्तर ये होगा। उम्मीदवारों को किस बात पर विचार किया जाना था? तो उम्मीदवारों को जो बात पर विचार किया जाना था वो ये था कि विद्या कम होगी चलेगा परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। ठीक है, यहां है उम्मीदवारों के कर्तव्यों को या कर्तव्यों पर विचार किया जाएगा, ये जरूरी था। विचार किया जाएगा। ठीक है, शिक्षा भले ही कम हो, जरूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएट हो, बीए पास हो, नहीं, बस उनको जो है क्या है जरूरी, उन्हें अपने कर्तव्यों को सही से पूरा करने की जानकारी हो। उम्मीदवारों के लिए क्या जरूरी नहीं, क्या जरूरी नहीं, इसमें लिखा है कि ज्यादा उच्च पढ़ाई की जरूरत नहीं है वहां पर। इस पद के लिए उच्च उच्च शिक्षा की जरूरत नहीं है, हायर एजुकेशन नहीं चाहिए, उच्च शिक्षा की जरूरत नहीं। और जरूरी क्या है? जरूरी है क्या? हष्ट पुष्ट जरूर हो, हरिष्ट पुष्ट जरूर हो, स्वस्थ हो। जो भी कैंडिडेट वहां आएगा परीक्षा के लिए उसका स्वास्थ्य ठीक होना जरूरी है। अब अगर आगे है मंदाग्नि। मंद मतलब मंद अग्नि। मंद अग्नि किसकी होगी? जो कमजोर व्यक्ति होंगे। ठीक है, कमजोर लोगों की जरूरत नहीं थी इस पद के लिए, जरूरत थी स्वस्थ होना चाहिए और हट्टा कट्टा हो। ठीक है, तो तीसरा उत्तर हो जाएगा। उम्मीदवार का चयन किसने करना था? राजा ने, अधिकारियों ने? नहीं, पूर्व दीवान ने करना था। जो राजा के दरबार में सुजान सिंह जो थे उनके जो दरबार में पूर्व दीवान थे उन्हीं ने ही उम्मीदवार का चयन करना था। ये उत्तर हो जाएंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया है? नीचे लिखे काव्यांश को पढ़िए। ठीक है जी, और उनके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी हमारी जो मल्हार टेक्स्ट बुक है उसमें से जो है सूर के पद जो है वहां से लिया गया है, और जो लिखे थे सूर के पद सूरदास ने। पाठ कुछ ऐसे ही है हमारा, मैया मैं नहीं माखन खायो।
भोर भयो गैयन के पीछे कृष्ण कह रहे हैं माता को कि मैं तो भोर भयो, भोर मतलब बिल्कुल सुबह सुबह ही मैं तो गैयन, गैयन मतलब अपनी जो गायें हैं उनको लेकर मधुबन, मधुबन मोहि पठायो, मधुबन जो था वन है वृंदावन में, वहां मैं चला गया था। चहर पहर बंसी तट भटक्यो, चहर नहीं बच्चों, चार पहर आएगा यहाँ पर, चार पहर बंसी तट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। कृष्ण कह रहे हैं कि चार पहर तक मैं तो जो है बंसी लेकर तट पर भटकता रहा था यमुना नदी के, और सांझ पड़ते ही मैं घर आ गया, शाम को घर आ गया। मैं बालक भैयन को छोटो छीको के ही विधि पायो, और कहता मैं तो बालक बहुत छोटा सा हूं, मैं कैसे छीके तक। छीका क्या होता था बच्चों, पहले बहुत समय पहले गांव वगैरह में इस तरीके से एक जो है जाली नुमा छीका बना देते थे, ठीक है, और उसमें हांडी लटका देते जिसमें मक्खन आदि रखते थे, या फिर रोटी रखने का एक डिब्बा होता था जो कि ऊपर लटका देते थे ताकि कोई बिल्ली या फिर कुत्ता जो है उनको खाए नहीं। तो क्या कहता कि मैं छीके तक कैसे जा सकता हूँ, मैं तो बालक छोटा सा हूँ। ग्वाल बाल सब बेर परे हैं, बरकस मुख लटकायो, तो ये दिया गया है। ठीक है, अब आगे क्या पूछा प्रश्न में, माखन न खाने की बात कौन किससे कह रहा है, तो श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कह रहा है कि मैंने माखन नहीं खाया। श्री कृष्ण माता यशोदा से अपनी सफाई किस प्रकार देते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर दिया गया, मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक नहीं पहुंचते हैं, सही बात है। ग्वाल बाल मेरे मुख पर माखन लगा देते हैं, ये दोनों बातें कही थी श्री कृष्ण ने अपने बचाव के लिए, ठीक है, सफाई देने के लिए, मैया मैं छीके तक नहीं पहुंच सकता, मैं क्या करूं जब मेरे दोस्त छोटे छोटे जो दोस्त हैं वो ही मेरे मुंह पर माखन लगा देते हैं, तो मैं उनका क्या करूं, जब मैं छोटा सा बच्चा हूं, मेरे हाथ छीके तक नहीं पहुंचते हैं। तो दोनों उत्तर हो जाएंगे, डी उत्तर होगा इसका। श्री कृष्ण कितने पहर, पहर का मतलब होता है बच्चों 4 घंटे का टाइम पीरियड, ठीक है, और एक दिन में 8 पहर होते हैं, और यहाँ पर जिक्र आया है 4 पहर, ठीक है ना, 4 पहर, 4 पहर मतलब एक जो है घंटे में कितने हो गए, 8 पहर 4 घंटे का होता है, तो 4 पहर तो जो है, सॉरी, एक पहर बच्चों 3 घंटे का होता है, ठीक है। तो ये कहता है कि मैं तो 4 पहर जो है गाय चराता रहता हूँ। श्री कृष्ण को गाय चराने कौन भेजता है, उनकी माता यशोदा, उनके पिता नंद बाबा, उनके मित्र जो सारा दिन उनके साथ समय बिताना चाहते हैं। श्री कृष्ण को स्वयं ही गाय चराने का शौक है। ये बात बच्चों सही है कि श्री कृष्ण जो है गायों से प्यार करते थे, ठीक है, इसीलिए उनको गाय चराने का शौक था, तो वे खुद ही जाते थे, ठीक है, और मित्रों को साथ ले जाते थे क्योंकि वे यमुना के तट पर खेलते रहते थे। चलिए आगे देखते हैं, प्रस्तुत पद्य के कवि का नाम बताइए, तो सूरदास हो जाएगा इसका आंसर। अब अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, हम क्या दिया गया है कि प्रश्न दिए गए हैं जो इनमें से किन्हीं दो के उत्तर लिखने हैं, 5 अंक के प्रश्न। एक ये प्रश्न दिया गया कि बिहू कृषि पर आधारित त्योहार है, कैसे। बिहू, पहली बात बच्चों की बिहू जो है असम का एक त्योहार जो है बहुत प्रसिद्ध त्योहार है, असम का त्योहार है, और इसे कृषि आधारित त्योहार क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या है बच्चों की बिहू जो है ना आसाम में 3 बार मनता है, आसाम में बिहू 3 बार मनता है, ठीक है। कब कब, एक बार तो जब वो धान के बीज बोते हैं तब, धान के बीज बोते हैं तब, ठीक है, धान के बीज बो दिए तब। एक बिहू मनता है जब धान की रोपाई की जाती खेतों में, ठीक है, खेतों में धान की रोपाई की जाती है, एक बार तब, ठीक है, और एक बार और मनाया जाता है, ठीक है, जब धान की कटाई होती है, धान की कटाई होती है, ठीक है, धान की कटाई होती है, ठीक है, तो उस समय पर जो है भी बिहू मनाया जाता है। देखो बिहू बच्चों 3 बार मनाया गया, तीनों बार जो है क्या है, खेती से संबंधित है ये, ठीक है, धान के बीज बोए, धान के जो पौधे उगे उनकी रोपाई की, धान लग गया फाइनली उसकी कटाई की जाती है, और जब कटाई की जाती है तो उस समय लोग आनंद से, ठीक है, आनंद से अपनी जो धान की फसल है, धान की फसल की पूजा करते हैं, पूजा करते हैं,
ठीक है, पूजा करते हैं। इसलिए जो है बिहू एक इसलिए बिहू क्या है? कृषि आधारित त्योहार है। बिहू कृषि आधारित त्योहार है। ये हो गया उत्तर। आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न क्या है? सत्रिया और बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हमने पहले ही लिख दिया, असम से संबंधित है। ये हो गया इसका उत्तर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन-कौन से प्रयत्न किए थे? देखो, जब राजा ने विज्ञापन निकाला तो ढेर सारे लोग वहां जो है दीवान पद के लिए इकट्ठा हो गए थे। ठीक है, बहुत सारे लोग आए। लोगों ने क्या क्या किया? जो लोग लेट उठते थे, ठीक है ना, देर से उठते थे सुबह, अब क्या किया? वो जल्दी उठने लग गए। तो लिखेंगे क्या क्या प्रयत्न किए गए? लोग सुबह जल्दी उठने लगे, जल्दी उठने लगे। दूसरा दूसरा ये था कि सभी लोग दरबार के नौकरों से प्यार से बात कर रहे थे। शुरू-शुरू में जब आए थे तो बड़े जो है घमंडी थे लोग और नौकरों से बड़े बदतमीजी से बात करते थे। लेकिन उनको जब पता चला कि अरे नौकरी के लिए 1 महीना ही तो ये झंझट है सब, इसलिए नौकरों को भी जी करके बात कर रहे हैं। ठीक है, और क्या प्रयत्न किया था इन्होंने? इन्होंने क्या किया? भारी भरकम किताबें लेकर इधर-उधर घूम रहे थे कुछ लोग, है ना? भारी भरकम किताबें लेकर इधर-उधर घूमने लगे। उनको लगा कि भई जो है राजा को खुश करने के लिए क्या करना है? भई किताबें दिखानी बड़ी-बड़ी पढ़ के। लगना चाहिए कि भई बहुत पढ़ने वाला इंसान है ये तो, बहुत ज्ञानी आदमी है। तो सभी लोग एक-दूसरे का सभी लोग एक-दूसरे का सत्कार कर रहे थे, सत्कार कर रहे थे। बस दिखावे के लिए, ठीक है? सभी लोग यहाँ ऐड कर देंगे दिखावे के लिए एक-दूसरे का सत्कार कर रहे थे। उनको मतलब नहीं था कोई भी, रियलिटी में कोई कुछ नहीं कर रहा था। सिर्फ़ दिखावा चल रहा था कि 1 महीने की बात है, जैसे-तैसे बीत जाए, फिर देखते हैं कौन दीवान बनेगा, ठीक है? इसलिए सब ये नाटक कर रहे थे परीक्षा कहानी में। तो ये था बच्चों आपका कक्षा छठी का हिंदी का पेपर। आई होप कि आपको ये पेपर पूरा का पूरा समझ आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है, पेपर समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जो है सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।